तो दोस्तों आज का वीडियो है समास पर। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हिंदी में। कॉम्पिटिशन्स में समास को पहचानने के लिए आता है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक समास लिखा होगा और कहा होगा कि कौन सा समास है। तो उसको पहचाने कैसे, इसमें कई बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जनरली हम समझ पाते हैं कि दो या दो से ज़्यादा शब्द जब मिल करके कोई एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसको हम समास कहते हैं। ठीक है। यदि आपने देखा होगा कुछ शब्दों को, जैसे कि नीलकंठ या फिर यथा संभव, तो ये सब क्या है? ये सब समास है। माता पिता, ये सब क्या है? समास है। पर हम इनको कैसे पहचाने? मैंने कहा यथा संभव, तो यथा संभव भाई कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? या नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो भाई आज इस वीडियो में देखकर आपको समास पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं, अब देरी नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। और देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं समास की, फिर हम इसके भेद और कैसे पहचाने उनको ये देखेंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम इसमें मेन चीज़ हम किसको फोकस कर रहे हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। क्योंकि भाई डेफिनेशन तो आप रट लेते हो ना, याद कर लेते हो, लेकिन पहचानने की जब आप बात आती है तब आप वहाँ पर पीछे रह जाते हो। तो वही हमको यहाँ पर सीखना है। तो देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, जो एक नया शब्द बना दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, उस सार्थक शब्द को हमने क्या कहा? उसको हमने कहा समास। ठीक है। तो ये तो हो गई समास की समास क्या हुआ। अब समास कितने तरह का होता है या उसके कितने प्रकार होते हैं? तो भाई, पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये समास है 6 प्रकार के समास, जो कि आप देखने वाले हो इस वीडियो में कि उनको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। सबसे पहला समास आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब यदि दो शब्द हैं तो जो पहला शब्द हुआ पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास हो गया। अब बात यहीं पर आएगी कि पहचानेंगे कैसे कि वो अव्यय है। ठीक है। तो अब उसको समझने के लिए आप दूसरी डेफिनेशन देखो कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ। ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं, ये आपके लिए पहचान है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होगा उसको आप समझ लेना कि ये अव्ययी भाव समास है और कोई समास नहीं है। अब वो उपसर्ग कौन से हैं ये कैसे पहचानोगे आप? जैसे यथा है, प्रा, प्रतिदिन, निर, आ, अन, भर। तो इस तरह के शब्द जो कि उपसर्ग कहलाते हैं, यदि शब्द से पहले ये लगे हैं, शब्द से पहले इनका प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। यथाशक्ति, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आ गया आपका? यथा। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन, प्रति आ गया उपसर्ग। भर पेट में, भर उपसर्ग आ गया। आजन्म, आ उपसर्ग हो गया। तो समास क्या हुआ? अव्ययी भाव। यथा समय में, यथा आ गया उपसर्ग। आजीवन में, आ गया उपसर्ग। तो बहुत आसानी से आपको देखना है कि जो आपको समास पहचानने को दिया गया है, क्या उसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यदि हुआ है तो वो कौन सा हो गया समास? अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, पूर्व पद गौण होता है यहाँ पर, और जो दूसरा पद है उत्तर पद, वो प्रधान होता है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होगा, उत्तर पद यानी कि जो दूसरा बाद वाला शब्द है वो प्रधान होगा। प्रधान मतलब मेन। तो इन समास में जब आप समास को विग्रह करोगे या अलग करोगे, तो बीच में का, की, को, के लिए, से, में, पर, आए, यदि इन शब्दों को विग्रह करने पर ये शब्द आते हैं, इनका प्रयोग कर पाते हो आप वहाँ पर, तो वो समास कौन सा हो जाता है आपका? तत्पुरुष समास हो जाता है। कैसे पहचानोगे इसको? देखो, रंग मंच, किसका मंच? प्रधान कौन सा पद है? पाद वाला, उत्तर पद।
तो किसका मंच? रंग का मंच, रंग मंच, रंग का मंच। वन बास, वन में वास, क्या आ गया यहाँ पर? में आ गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ठीक है, से आ गया यहाँ पर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, क्या आ गया यहाँ पर? सत्य के लिए आ गया। तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ। भारत रत्न, भारत का रत्न, यहां पर कौन सा आ गया आपका बीच में शब्द? का। तो इस तरह से जब भी आप समास को विग्रह करोगे और बीच में जब उन शब्दों को मिलाने के लिए का, की, के या के लिए ऐसे शब्दों को यूज कर पाओगे, प्रयोग कर पाओगे, तो वो समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा समास जो कि है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष। पूर्व पद क्या है यहाँ पर? विशेषण। उत्तर पद विशेषण, ठीक है। यानी कि जो शब्द के दूसरे पद जो कि आपका उत्तर पद हुआ, उसकी विशेषता बताई जाती है यहाँ पर, ठीक है। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, तब कर्मधारय समास होगा। पहचानने के लिए आप क्या करोगे? जब आप दूसरे, यहाँ पर क्या करोगे? आप दूसरे पद के लिए कैसा लगाओगे, और कैसा लगाकर यदि देखोगे और उसका उत्तर आपको मिल जाए, ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि हाँ ये कर्मधारय समास है। अब देखो उसका उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करो। नीलांबर, तो ये दूसरा पद यहाँ पर क्या है? अंबर, ठीक है। नीला प्लस अंबर हुआ, विग्रह किया हमने, नीला प्लस अंबर। अंबर कैसा है, तो हमने क्या लगा कर देखा यहाँ पर? अंबर के लिए, दूसरे पद के लिए क्या लगाया? कैसा। अंबर कैसा है? नीला, उत्तर मिल गया। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। नील कमल, कमल कैसा है? नीला, कर्मधारय समास। मृग नैन, नैन कैसे हैं? नैन कैसे हैं? नैन मृग के समान है। नैन कैसे हैं? मृग के समान। समास कौन सा हो गया आपका? कर्मधारय समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरा ही अर्थ निकले, ठीक है। दो पद होंगे लेकिन अर्थ एक अलग ही निकल के आए, तीसरा अर्थ निकले, उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। और इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ज़्यादातर आपको ऐसे नाम मिलेंगे, ऐसे पद मिलेंगे जिससे देवी देवताओं के नाम समझ में आएंगे आपको, ठीक है। और शब्दों के लिए जैसे एक शब्द आता है शब्द समूह के लिए, ऐसा यहाँ पर मिलेगा आपको। उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन हो गए? शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। दशानन, 10 सिर वाला या 10 मुख वाला, कौन हो गया यहाँ पर? रावण। अब देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये भी किसका उदाहरण हो गया आपका? किन भगवान का नाम आ गया यहाँ पर? शिव जी का। तो बहुत आसानी से आप बहुब्रीहि समास को देख सकते हो और पहचान सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बहुत ही आसान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, और इनके बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है, मतलब छुपा होता है, ठीक है। अब द्वंद्व समास में आप जब पहचानोगे तो इसमें दो चीज़ों को देखोगे। एक तो योजक चिन्ह लगा होगा, इस तरह का चिन्ह लगा होगा, ठीक है। दूसरा, दो शब्दों को जब विग्रह करोगे ना तो और आएगा, ठीक है। और आने का मतलब क्या हुआ? कि द्वंद्व समास होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जैसे यहाँ पर जब आप देखोगे दो शब्द और उनको विग्रह करोगे ना, तो वो दो शब्द आपको देखने में आएंगे कि वो विलोम है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे लेन देन, लेन और देन, कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। लेन और देन, योजक चिन्ह है और बीच में हमने और लगा दिया। माता पिता, योजक चिन्ह है, माता और पिता दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। राम सीता, योजक चिन्ह है, राम और सीता हो गया। सुख दुख, सुख और दुख,
तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि दोनों जो पद हैं वो एक दूसरे के विलोम है, दोनों पद प्रधान भी हैं और एक दूसरे से उनके उल्टे अर्थ हैं, और प्लस यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हम बीच में और ले आएंगे, यानी योजक चिन्ह हटाते हैं तो और आ जाता है। यहीं पर एक और चीज ध्यान रखना कि यदि सपोज दो शब्द एक से लिखे हैं, जैसे दिन दिन, और इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगा है, तो ये समास द्वंद्व समास नहीं होगा। ये कौन सा समास होगा? ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग तो देखना ही है आपको, लेकिन यदि आपको योजक चिन्ह में दोनों शब्द एक से, दोनों पद एक से मिलने, तो उसको भी आप अव्ययी भाव समास ही कहोगे। आ गई बात समझ में? तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब द्वंद्व समास है तो दोनों शब्द एक दूसरे से उलट होंगे, जबकि अव्ययी भाव समास में यदि योजक चिन्ह वाला है तो एक से शब्द होंगे, एक से पद होंगे दोनों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर द्विगु समास की बात कर लेते हैं। द्विगु समास, पूर्व पद यहाँ पर संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होगा। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ पूर्व पद देखना है, उसमें यदि संख्या दिख रही है तो आपको लिख देना है यस ये तो द्विगु समास है। तो इस समास में पहला पद संख्या होता है, सिर्फ इतना आपको देखना है और आप इसको पहचान जाओगे। जैसे क्या है यहाँ पर, और एक समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुवन, तीन भवन या तीन भवनों का समूह। तो त्रि क्या दिख रहा है? त्रिसंख्या दिख रहा है। और समूह का क्या बोध हो रहा है कि तीन भवनों का समूह हो गया, वो त्रिभुवन हो गया। नवग्रह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, और नव क्या हो गया? नौ आ गया, संख्या आ गई, तो ये भी आपका द्विगु समास हो गया। उसी तरह से नवरत्न, यानी कि नौ रत्नों का समूह, नव आ गया, संख्या आ गई और समूह भी दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया? आपका द्विगु समास हो गया। तो कितने आसानी से आप समास को पहचान सकते हो। एक बार फिर से सारे समास आप देख सकते हो। अव्ययी भाव समास में आपको देखना है कि उपसर्ग लगा होगा, जैसे यथा, प्रा, प्रति, निर, ये सब उपसर्ग आप देख लोगे। ठीक है, फिर आप तत्पुरुष समास में देखोगे कि विग्रह करने पर का, की, को, के लिए, से या में पर आए, तो इस तरह के आप जो शब्द होंगे समास के, उनको आप कहोगे तत्पुरुष समास है। जैसे रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन, इस तरह के शब्दों में आप क्या देख रहे हो? नेत्र से हीन, वन में बास, रंग का मंच, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। फिर आपने देखा कर्मधारय समास। यदि इसमें दूसरे शब्द को, दूसरे पद को या दूसरे शब्द के लिए आप यदि कैसा लगाओगे, ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता देखोगे, विशेषता कैसी है। जैसे कि नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। नैन कैसे हैं? मृग जैसे हैं। तो ये आपका कर्मधारय समास में आ गया। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में क्या होगा? आप देखोगे कि इसमें जो नाम आएंगे या जो शब्द आएंगे, दोनों पद का अर्थ अलग निकलेगा। जैसे त्रिनेत्र, यहाँ पर ना त्रि का अर्थ निकल रहा है ना नेत्र का अर्थ निकल रहा है। तीसरा निकल रहा है शिव जी, तीन है नेत्र जिसके, वो शिव जी। तो यहाँ पर ये इस तरह से बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जनरली आपने क्या देखा कि देवी देवताओं के नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो यहाँ तो जो लंबोदर है वो क्या है? ना लंबा है ना उदर, इन दोनों का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तीसरा अर्थ निकल रहा है जो कि लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? गणेश भगवान। तो इस तरह से आप बहुब्रीहि समास देख सकते हो। फिर आप द्वंद्व समास को कैसे पहचानोगे? योजक चिन्ह होगा और साथ में दो शब्द होंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे, तो वो आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। फिर आपको देखना है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्या होगा और आप उसको कह दोगे द्विगु समास। जैसे त्रिभुवन, नवग्रह हमने देखा, बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया। तो बहुत आसानी से आपने आज समास को पहचानना सीख लिया। अब एक दो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि क्या हम वास्तव में पहचान पा रहे हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है पंचानन कौन सा समास है? अब पंचानन, पंच आ रहा है ना, पांच, तो कौन सा हो गया? ये द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि देखो द्वंद्व समास, तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, द्वंद्व समास तो नहीं है। तत्पुरुष समास,
यहाँ पर आप इसको विग्रह करके जो तत्पुरुष में आपको लगाने होते हैं कारक चिन्ह का, की, के, ये सब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये भी तत्पुरुष समास भी नहीं है। हमने कहा ये द्विगु समास है, हाँ ये द्विगु समास है। कर्मधार है, उसमें कैसा दूसरे पद के लिए कैसा आएगा, अब पंच प्लस आनंद ऐसे करके करोगे तो आप यहाँ पर कर्मधारय भी नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपने सीधे सीधे द्विगु समास कर दिया। ठीक है, कर्मधारय भी गलत है यहाँ पर। अब दूसरा है क्वेश्चन, नील गाय कौन सा समास है? तो नील गाय, गाय जो है नीली, गाय कैसी है? नीली। माने कौन सा समास हो गया यहाँ पर? कर्मधारय समास। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? कर्मधारय। द्वंद्व समास, नील और गाय तो नहीं करोगे, यहाँ पर योजक चिन्ह भी नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष समास भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नील की गाय, नील के लिए गाय, नहीं ये नहीं बैठ रहा, तत्पुरुष नहीं है। अव्ययी भाव समास, यहाँ पर कोई उपसर्ग तो लगा ही नहीं है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास भी नहीं है। तो इस तरह से करके आप बहुत आसानी से पहचानोगे। और जब भी आप इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे तो आपने, ठीक है, पंचानन में आपने पहचान लिया द्विगु समास है, लेकिन फिर भी बाकी भी ऑप्शन जरूर देखना, उनको भी देखना कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है। इससे आपका 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपका आंसर सही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।